हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में, जैसा मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया लिख करके। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर होता क्या है, हम लोग इसको सबसे पहले समझेंगे एक एटम के कॉन्सेप्ट के माध्यम से। तो एटम का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको एटम का कॉन्सेप्ट सबसे पहले तो एटम का सिद्धांत है, इसको दिया था डाल्टन ने। डाल्टन ने बताया था कि कोई भी पदार्थ होता है, कोई भी पदार्थ है, कोई भी द्रव्य है, द्रव्य जिसको आप लोग पदार्थ बोलते हो, ये किससे मिलकर बना होता है? ये परमाणुओं से मिलकर बना होता है, और परमाणु ही सबसे छोटे होते हैं। किसने बताया? डाल्टन ने। लेकिन बाद में ये पता चला कि परमाणु से भी छोटे कुछ कण होते हैं जो परमाणु के अंदर मौजूद होते हैं, और वही परमाणु को क्या बनाते हैं? स्ट्रक्चर यानी उसकी संरचना बनाते हैं। ये कौन कौन से कण हैं? तो ये कण होते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ये अंग्रेजी में होगा, कोई दिक्कत नहीं। और एक होता है न्यूट्रॉन। ये तीन कण होते हैं जो मुख्य रूप से मूल कण होते हैं। ये बनाते हैं क्या? परमाणु की संरचना। ये परमाणु में मौजूद होते हैं। अब इसके लिए हम लोग समझने वाले हैं एक एक करके इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इसकी प्रकृति के बारे में समझेंगे, फिर प्रोटॉन के बारे में समझेंगे, फिर न्यूट्रॉन के बारे में समझेंगे। उसके बाद में फिर हम लोग देखेंगे कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं, किस किस वैज्ञानिक ने कौन कौन सा कॉन्सेप्ट, कौन कौन सी थ्योरी दी है इसके लिए कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, उस पर आवेश क्या होता है, आवेश कहाँ होता है, नाभिक होता है कि नहीं होता है, ये हम लोग पूरा कॉन्सेप्ट इसमें जानने वाले हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग सबसे पहले किसके बारे में समझेंगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में। तो ये हटा रहे हैं, यानी द्रव्य का सबसे छोटा जो कण होता है, फंडामेंटल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यानी तीन मूल कण होते हैं किसी भी पदार्थ के। मूल कण होने का मतलब है कि आप इनसे छोटे कणों को अगर आप सर्च करें, तलाश करें तो नहीं पाओगे। यानी ये सबसे छोटे कण होते हैं, किसी भी पदार्थ को बनाने में यही जिम्मेदार होते हैं। उसे कहते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स, यानी मूल कण। अब ये हम हटा रहे हैं और फिर बता रहे हैं आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में। अब इलेक्ट्रॉन की खोज का श्रेय जाता है जे 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 और जे थॉमसन को। जे जे थॉमसन ने, कभी कभी किताब में आप पाओगे जे जे टॉमसन, ये जे जे टॉमसन या जे जे थॉमसन ने इसको खोजा था, इलेक्ट्रॉन को। अभी जो इलेक्ट्रॉन की खोज है ये किस तरह से हुई? तो एक विसर्जन नली के द्वारा इसकी खोज हुई। विसर्जन नली क्या होती है? एक प्रकार की एक नली ली गई, ये नली है, और इस नली में गैस भरी गई। गैस भरी गई, फिर इसको क्या किया गया? एक हाई वोल्टेज से, लगभग कितना, 10,000 वोल्टेज इस बैटरी को दिया गया, और इसमें दो रॉड लगाई गई। एक रॉड थी इधर, एक रॉड थी इधर, और ये रॉड लगाई गई किसकी? ये थी कैथोड। कैथोड आप जानते हैं ये निगेटिव रॉड होती है, और ये थी एनोड। एनोड कैसी होती है? ये होती है पॉजिटिव रॉड। अब ये यहां पर जब इसको हाई वोल्टेज दिया गया, और इसका जो गैस का प्रेशर था, प्रेशर को बहुत ही कम, बहुत लो प्रेशर पर रखा गया। आप जानते हैं कि जब कोई भी गैस है, गैस को ज्यादा टेम्परेचर दिया जाएगा तो वो गैस क्या हो जाती है? गैस हो जाती है आयनित, यानी गैसों से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। आयनित होती है, अब आप जानते हैं कैसे आयनित होती है, लेकिन पहले भी ऐसा होता था। जो कॉन्सेप्ट प्रकृति में व्याप्त है तो पहले भी होगा, लेकिन तब किसी को पता नहीं था। लेकिन अब आपको पता है, तो आप इससे समझ सकते हैं कि आप कोई भी गैस है उसको खूब टेम्परेचर दोगे, आप ज्यादा ताप दोगे तो उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाएंगे, और वो गैस आयनित हो जाएगी, मतलब वो पॉजिटिव हो जाएगी, निगेटिव, इस तरह से हो जाती है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन निकलेगा, जाहिर सी बात है पॉजिटिव होगी। अब यहां से कुछ किरणें देखी गई कि ये किरणें निकलती हैं, और ये किरणें सीधी रेखा में चलती हैं, सीधी रेखा में चलती हैं, और इन किरणों को नाम दिया गया था कैथोड रेज। इसको कहा गया ये किरणें निकलती हैं, ये सीधी रेखा में चलती हैं एनोड की ओर। तो ये होता है एनोड। एनोड पर आप जानते हैं पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये सीधी रेखा में चलती हैं। तो इससे पता चलता है कि नंबर 1 इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन का जो नाम था इसको दिया था स्टोनी स्टोन ने, स्टोनी स्टोन ने। लेकिन इलेक्ट्रॉन के खोज का श्रेय, ये नाम दिया है किसने? स्टोनी स्टोन ने इलेक्ट्रॉन का नाम रखा है। इलेक्ट्रॉन क्या रखा है? नाम। जैसे आपका नाम आपके नाना रख दे या और कोई रख दे, फिर ये इलेक्ट्रॉन के नाना नहीं है, फिर कोई भी एक वैज्ञानिक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का नाम किसने रखा? स्टोनी स्टोन ने। इसको खोजा किसने? इसको खोजा इलेक्ट्रॉन को जे जे थॉमसन ने। अब देखिए पूरा लिख दें, इलेक्ट्रॉन ने इलेक्ट्रॉन का नाम रखा है, नाम दिया है या नाम रखा है। अब देखिए
इनके गुण या इनकी विशेषताएं क्या होती हैं ये देखा गया कि अगर यहां पर हम एक लगा देते हैं धनात्मक प्लेट, इधर लगा देते हैं ऋणात्मक प्लेट, तो इधर ऋणात्मक एन बना नेगेटिव ये बना देंगे, तो ये वाली किरणें देखा गया कि ये किरणें इस तरफ मुड़ जाती हैं। तो इससे पता चलता है कि ये किरणें जो होती हैं वो निगेटिव किरणें, मतलब ये ऋण चार्ज लेकर चलती हैं। और फिर ये बात देखी गई तो सबसे पहले कैथोड किरणें क्या होती हैं, ये सीधी रेखा में चलती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखा गया सीधी रेखा में चलती थी। सीधी रेखा में चलने का और इसका कारण होता है, इसका एक प्रूफ था कि इसके रास्ते में अगर पारदर्शी कोई चीज रखी गई तो पारदर्शी चीज है तो वो छाया जाने देगी, लेकिन अपारदर्शी रखी जाएगी तो वो छाया नहीं जाने देगी। क्यों? छाया जाने देने मतलब प्रकाश उस पर नहीं निकल पाएगा। जैसे ये ब्लैक व्हाइट बोर्ड है, इस पर कोई प्रकाश डालोगे तो ये पारदर्शी नहीं है, उस पर प्रकाश नहीं जाएगा, ये लौट जाएगा, या चिकना ज्यादा तल है तो लौट जाएगा, नहीं तो फिर इसी तल पर टकराएगा। अब लेकिन यहाँ पर कोई अपारदर्शी चीज रखोगे तो उसकी परछाई कहाँ बनेगी, परछाई यहाँ पर बनेगी, तो सीधी रेखा में चलती है, इसीलिए इसकी परछाई यहाँ पर बनती है। तो ये सीधी रेखा में चलता है। इलेक्ट्रॉन जो था, यानी अभी इसका नाम नहीं रखा गया, अभी इसको कैथोड रेज ही कहा गया, ये सीधी रेखा में चलती है। फिर नंबर 2 ये देखा गया कि ये कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की ओर मुड़ जाती है, मतलब ये ऋणात्मक होती है। कैसी होती है? ये ऋणात्मक प्रवृत्ति की होती है। फिर एक चीज और देखा गया कि इसमें अगर पहियादार, बहुत हल्की पहियादार, आप इस तरह से इसको बना सकते हैं, ये इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये अगर पहिया रखी गई यहाँ पर तो ये बहुत हल्की थी, और तो ये किरणें इतनी तेज चलती हैं ये कैथोड की रेज कि इस पहिया को घुमा दे रही है। घुमाने से ये पता चलता है कि ये बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, इसमें कुछ द्रव्यमान पाया जाता है। तो ये क्या है? नंबर 3 ये सूक्ष्म कण है, सूक्ष्म कण है, और इसमें क्या पाया जाता है? इसमें मास यानी द्रव्यमान पाया जाता है। तो ये सब मूल लक्षण है किसके? इलेक्ट्रॉन के। अब इलेक्ट्रॉन का हम लोग देख लेते हैं कि इस पर आवेश कितना होता है, इसका द्रव्यमान कितना होता है। अगर बात करें इलेक्ट्रॉन की तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश यानी चार्ज जो होता है वो माइनस में, निगेटिव चार्ज होता है इस पर कितना? 1.6 और इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम। ये कूलाम क्यों? क्योंकि आपके नाम पर भी आवेश का मात्रक होता। कब? जब आपने इसको खोजा होता। इसको खोजा कूलाम ने तो उन्होंने अपने नाम पर दे दिया कि इसका मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम से दाब आपको आप पास्कल से, और बल को न्यूटन से नापते हैं क्योंकि इसको पास्कल और न्यूटन ने खोजा है। तो ये हो गया। अच्छा देखो, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम, माइनस में इतना ही चार्ज प्रोटॉन पर भी होता है, वो आप लोग पढ़ेंगे। इसको इकाई धनावेश या ऋणावेश भी कहते हैं। प्रोटॉन पर धनावेश और इलेक्ट्रॉन पर इकाई ऋणावेश। इकाई क्यों? क्योंकि इससे कम आवेश किसी पर नहीं होता है, सबसे छोटा है तो इससे कम किसी पर होगा नहीं, तो इसीलिए इसको इकाई ऋणावेश भी कहते हैं। इसका जो मास होता है यानी इलेक्ट्रॉन का मास होगा, इलेक्ट्रॉन का मास आप me से लिख सकते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये हो जाएगा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -27 kg, इतना होता है। 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, -31 kg, ये होता है किसका मास? ये होता है इलेक्ट्रॉन का मास। ये हो गया इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। तो आप इतनी चीजें नोट रखें इलेक्ट्रॉन के बारे में। फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे, प्रोटॉन की बात करते हैं। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। ये कॉन्सेप्ट जो है ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मिलने वाले हैं, वहां पर इससे पूछा जा सकता है कि इसका नाम किसने रखा, इसकी खोज किसने की, और इसकी प्रकृति क्या होती है, कितना चार्ज होता है, कितना मास होता है। अच्छा, अगर हम बात करें अब प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन क्या होता है? प्रोटॉन जस्ट अगर बात करें वेग की या फिर चलने की, तो हमेशा ये भी प्रोटॉन इसी तरह से एक एनोड किरण, और इसको एनोड किरण की भांति, या इसको प्रोटॉन को, जैसे इसको कैथोड, इलेक्ट्रॉन को कैथोड रेज कहते हैं, तो प्रोटॉन को बोला जाता है कैनाल किरण, कैनाल रेज। ये धनात्मक होती है, ये जो प्रोटॉन होते हैं ये धनात्मक होते हैं प्रवृत्ति के, ये उसी की तरीके से निगेटिव प्लेट की ओर डाइवर्ट हो जाएंगी, उसकी ओर विक्षेपित हो जाएंगी। ये कैनाल रेज जो है इन पर चार्ज होता है, इन पर अगर चार्ज की बात करें, आवेश की बात करें, तो ये चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव चार्ज इस पर होता है। और ये इलेक्ट्रॉन के उतना ही इस पर भी चार्ज होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन के बराबर विपरीत
आवेश होता है, मतलब उस पर माइनस होता है, इसमें प्लस होता है। कितना? 1.6 और 10⁻−19 कूलम। ये इतना आवेश उस पर पाया जाता है। ये भी सीधी रेखा में चलती हैं, ये भी उसी के तरीके से क्या करती हैं, उस पहिए को घुमा सकती हैं। लेकिन द्रव्यमान की बात की जाए, अगर मास की बात की जाए, तो प्रोटॉन का जो मास होता है वो इलेक्ट्रॉन के मास से बहुत ज्यादा होता है, 10,000 गुना ज्यादा होता है। यानी इलेक्ट्रॉन की तुलना प्रोटॉन से की जाए तो इलेक्ट्रॉन उसके प्रोटॉन के आगे बिल्कुल ही नहीं के बराबर होगा। तो यहां पर हम लोग बात करेंगे प्रोटॉन के द्रव्यमान की, तो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg ये पाया जाता है, इतना किलोग्राम में। तो ये चीज हो जाएगी मास, किसके मास की? प्रोटॉन के मास की। आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं। अगर न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होगा। लेकिन अगर प्रोटॉन के खोज की बात करें तो इसका खोज 1886 में गोल्ड स्टीन को, कुछ बुक में देखोगे आप कि गोल्ड स्टीन को बताया जाता है कि 1886 में, और अधिकतर बुक में आप पाओगे कि 1919 या तो 1922 में, कुछ किताबों में आपको मिलेगा 1922 में। किसके बारे में? रदरफोर्ड के बारे में, रदरफोर्ड के बारे में। तो रदरफोर्ड ज्यादा पॉपुलर है। अगर आपको ऑप्शन में रदरफोर्ड और गोल्डस्टीन दोनों आता तो क्या करोगे? ऐसा ऑप्शन में आएगा ही नहीं। आ जाए तो आप गोल्डस्टीन रदरफोर्ड लगाओगे, ये आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। और साथ साथ में गोल्डस्टीन का 1886 में, फिलहाल गोल्डस्टीन का भी इसमें सहयोग रहा था। इसके बाद रदरफोर्ड ने इसका पूर्ण रूप से प्रोटॉन का आविष्कार किया। अब इसके बाद में आएगा क्या? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक। और न्यूट्रॉन पर आवेश क्या हो जाएगा? जो आवेश हो जाएगा ये न्यूट्रल होता है, मतलब उस पर कोई आवेश, कोई चार्ज नहीं पाया जाता है। और उसका जो मास होता है, द्रव्यमान, वो लगभग किसके बराबर होता है? लगभग इसी के बराबर होता है, किसके? प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। और फिर इलेक्ट्रॉन की तुलना अगर न्यूट्रॉन से करें तो न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन की तरह भारी होगा, तो इलेक्ट्रॉन उसके सामने, यानी प्रोटॉन न्यूट्रॉन के सामने प्रोटॉन की तरह ही क्या हो जाएगा? बहुत ही कम वेट का होगा, बहुत ही हल्का होगा, नगण्य होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। एक ट्रिक यहाँ पर मैं आपको बता दूं, तीनों की खोज कैसे आप याद रखेंगे। तो ये मिटा रहे हैं और फिर बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। ओके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज की जो ट्रिक है वो है ईंट पर नाच। तो ईंट पर नाच, आपको ईंट पर नाचना है, तो ई से हो जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन। और टी से हो जाएगा थॉमसन या टॉमसन, तो ये हो जाएगा थॉमसन। और पा से हो जाएगा प्रोटॉन, और रा से हो जाएगा रदरफोर्ड, ना से हो जाएगा न्यूट्रॉन, और चा से हो जाएगा चैडविक। जेम्स चैडविक या चैडविक, आप इस तरह से इसको याद कर सकते हैं ईंट पर मास, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर, यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में हो गया है मामला। अब बढ़ते हैं परमाणु की ओर। तो परमाणु के स्ट्रक्चर में हम लोग बढ़ते हैं। सबसे पहले एक परमाणु का मॉडल देखते हैं जो दिया था। सबसे पहले परमाणु के बारे में कॉन्सेप्ट, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन ने परमाणु के लिए एक मॉडल बताया था कि, तो इसे हम लोग बोलते हैं थॉमसन का परमाणु मॉडल, या इसे हम लोग थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। तो ये तरबूज मॉडल या थॉमसन का, जे थॉमसन का जो परमाणु मॉडल है, ये है क्या? तो इन्होंने बताया कि परमाणु कैसा होता है। परमाणु होता है गोलाकार, परमाणु हो गया गोलाकार। और इसमें आपको बताया है कि परमाणु, अब तक पता चल गया कि परमाणु जो है वो अविभाज्य कण नहीं, यानी इनको तोड़ा जा सकता है, इसको प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन में। तो जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु गोलाकार है, और इसमें क्या है कि जैसे तरबूज होता है, और तरबूज को काटो तो उसमें काले काले बीज होते हैं। यहाँ पर मान लो ये काला बीज, ये काला बीज, ये काला बीज, और जितना सफेद एरिया आपको नजर आ रहा है वो समझ लो रेड कलर वाला एरिया है, क्योंकि तरबूज जब काटते हैं तो आपको रेड
रेड दिखाई देता है। ठीक, जो रेड दिखाई देगा वो पूरा उन्होंने बताया कि वो पूरा है प्रोटॉन। और जो और प्रोटॉन का वो प्रोटॉन तो है, लेकिन वो प्रोटॉन का आवेश है जो पूरे में बराबर फैला हुआ, कहीं कम ज्यादा नहीं है। और फिर ये जो जिसमें बीज है ये होते हैं इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश इक्वल होता है, बराबर होता है, जिससे पूरा परमाणु न्यूट्रल हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों पर माइनस चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होगा माइनस, और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होगा। और इसका जो चार्ज है, इसका चार्ज दोनों बराबर है, तो दोनों बराबर होकर के इक्वल यानी न्यूट्रल हो जाता है। और न्यूट्रल होने से क्या हो जाता है, परमाणु उदासीन हो जाता है। ये बताया, ये इसे परमाणु का डाल्टन का सॉरी थॉमसन का परमाणु मॉडल या थॉमसन का तरबूज मॉडल भी कहते हैं। लेकिन ऐसा था नहीं, क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इसके बाद में एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने एक प्रयोग किया जिसमें उन्होंने नाभिक की खोज की। इन्हीं के प्रयोग से अगर उन्होंने कहा कि ये अगर परमाणु इस तरह का है तो हम इससे क्या करेंगे, एक अल्फा किरण डालेंगे। अल्फा किरण डालने का मतलब है, ऐसे तो अल्फा किरण रखी तो होती नहीं कि इसे डाल दें। अब आपको पता है, मैंने रेडियो एक्टिविटी में पढ़ाया है कि कोई भी अगर रेडियो एक्टिव पदार्थ लेंगे तो उससे अल्फा, बीटा और गामा किरणें निकलती हैं। हाँ, ये बात जरूर ध्यान में रखना है कि एक साथ में अल्फा और बीटा दोनों नहीं निकलती हैं, या तो अल्फा निकलेगा या तो बीटा निकलेगा गामा के साथ, तो गामा लगातार उसका इमिशन होगा। तो यहाँ पर उन्होंने यूरेनियम लिया था। यूरेनियम का 92 क्रमांक होता है, 238 इसका परमाणु भार होता है। और इसको क्या किया, रख करके इस पर अल्फा किरण की बौछार की। किसकी? अल्फा किरण। तो अल्फा किरण जब जाती थी तो उन्होंने कहा कि अगर पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, किसके कहने के अनुसार, जे थॉमसन के कहने के अनुसार, पूरे में पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फा किरण आपको पता है अल्फा जो होती है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये 2 प्रोटॉन के इक्वल होता है, 2 प्रोटॉन के बराबर होता है। मैंने बताया भी इससे अल्फा किरण की पूरी प्रॉपर्टी, बीटा किरण की प्रॉपर्टी और जो साथ साथ में गामा है उसकी प्रॉपर्टी मैंने बता दी है, तो आप पिछली वीडियो में रेडियो एक्टिविटी में देख सकते हैं। तो ये पॉजिटिव है और पूरे में पॉजिटिव फैला हुआ है। उन्होंने कहा जो रेड कलर वाला होता है, ये पूरा रेड कलर वाला जो है ये इलाका, ये प्रोटॉन है, क्योंकि प्रोटॉन पूरा आवेश है। तो ये जाएगा और प्लस प्लस में प्रतिकर्षण होता है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है, तो ये लौट कर आ जाना चाहिए। जब लौट कर आ जाएगा तब हमको पता चल जाएगा, इसे सिद्ध हो जाएगा कि पूरे में सही बात है, जे थॉमसन की बात सही है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब उन्होंने इस पर क्या किया, इस परमाणु पर क्या डाला, अल्फा किरण की बौछार की। लेकिन बौछार ऐसे नहीं की, इस पर एक पतली पन्नी चढ़ाई थी। पन्नी वो पॉलीथीन वाली नहीं, सोने की पन्नी चढ़ाई थी। पूछ लिया जाता है कि परमाणु पर किस पन्नी चढ़ाई थी, सोने की पतली पन्नी, सोने की पतली पन्नी। ये पन्नी जो चढ़ाई थी, ऐसा सोने की पतली पन्नी कैसे बना दी? क्योंकि सोना ऐसी धातु होती है जिससे आप पीट पीट करके बहुत पतला कर सकते हैं। सोने से ज्यादा कोई ऐसी धातु नहीं है जो आघात करने पर वो बढ़े। ठीक, तो सबसे पतली चादर आप बना सकते हो तो सोने की बना सकते हो, इसीलिए इसके आभूषण बहुत ही हल्के बनाए जा सकते हैं और बड़ी मात्रा में बनाए जा सकते हैं। तो इस पर पन्नी चढ़ाई और कुछ की, और जाहिर सी बात है सबसे कम भेदन क्षमता, अल्फा, बीटा और गामा में भेदन क्षमता अल्फा की सबसे कम होती है, क्योंकि ये भारी होता है, चलता बहुत स्लो है। जो भारी होगा वैसे भी नहीं दौड़ पाएगा, तो ये ज्यादा भारी होने के कारण स्लो चलता है, इसलिए पतली सोने की पन्नी नहीं, लेकिन उसको ये भेद जाता है। तो जब इसमें डाला गया रदरफोर्ड द्वारा, रदरफोर्ड का एक परमाणु मॉडल जो है, रदरफोर्ड ने जब इस पर अल्फा किरण डाली तो उसमें से लगभग 10,000 में से कोई एक किरण जा करके गई और वापस आ गई। ऐसे कुछ गई सीधे निकल गई, बहुत ज्यादा मात्रा में सीधे निकल गई, ऐसे निकल गई, कुछ हल्का सा विक्षेपित हुई इस तरह से। तो ये जो मॉडल उन्होंने देखा, ये चीज जो उन्होंने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये देखा कि ज्यादातर, अधिकतर, मैक्सिमम रेज जो है वो बाहर निकल रही है। इसका मतलब है जो इस तरफ से डाली जा रही है किरण उस तरफ निकल रही है, तो परमाणु में खाली स्थान ज्यादा है। परमाणु में क्या है, खाली स्थान ज्यादा है, ये ज्यादा होना चाहिए। और फिर कुछ किरणें विक्षेपित हो रही हैं और कुछ 10,000 में से कोई एक अपने टकरा करके वापस आ गई। तो जो टकरा करके वापस आई, इसका मतलब है कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहा होगा जहां से टकरा के आई है, और विक्षेपित हुई, इसका मतलब है कि इसके किनारे से गई है तो ये भी पॉजिटिव थी, ये भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव में प्रतिकर्षण होता है, इसलिए अपने मार्ग से थोड़ा से हट गई है। तो उन्होंने बाद में पाया, जब ये निष्कर्ष निकाला तो देखा कि यहाँ पर जो चार्ज है ये परमाणु में नाभिक होता है,
और नाभिक में प्रोटॉन पाए जाते हैं, क्योंकि प्रोटॉन पर इससे पता है प्रोटॉन पूरी जगह नहीं फैले हैं, कहाँ फैले हैं, सिर्फ और सिर्फ नाभिक में है, क्योंकि वहीं से तो अल्फा कण लौट के आया है, अल्फा किरण लौट के आई है, तो इससे पता चला। इससे उन्होंने रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, नाभिक की। तो रदरफोर्ड, ये रदरफोर्ड का मॉडल था, रदरफोर्ड का प्रयोग था, रदरफोर्ड ने किसकी खोज की, परमाणु के नाभिक की। तो आपको पता चला कि परमाणु नाभिक की खोज कैसे की गई, परमाणु के नाभिक की खोज किसने की है, रदरफोर्ड ने की। किस तरह से की, मैंने आपको अभी बताया है। अब देखिए यहां पर फिर बाद में परमाणु का द्रव्यमान देखा गया कि कितना होता है, तो ये पाया गया कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्रोटॉन से पहले ही बहुत हल्के थे, और न्यूट्रॉन भी इसमें पाया जाता है। ये बाद में पता चला कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों कहाँ है, दोनों नाभिक में है। तो पाया गया कि परमाणु का जो सारा का सारा जो मास होता है, द्रव्यमान होता है, वो कहाँ पाया जाता है, वो नाभिक में होता है। इलेक्ट्रॉन तो बस नाम मात्र के द्रव्यमान लिए फिरते हैं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की और प्रोटॉन की तुलना की जाएगी तो बहुत कम ही मात्रा में, लगभग ना के बराबर प्रोटॉन के सामने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं द्रव्यमान की तुलना में। ठीक, तो यहाँ पर परमाणु का पूरा भार कहाँ होगा, नाभिक में होता है। ये सारे कई निष्कर्ष निकले, और फिर इसमें पॉजिटिव चार्ज होने से ना इनके रदरफोर्ड के जो मॉडल था या रदरफोर्ड का जो प्रयोग था ये सफल हुआ। इस तरह से इन्होंने नाभिक की खोज की थी। हम लोग आगे वाला कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।